नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 की यहां पर फिर से नवीन क्लास की शुरुआत हो चुकी है। और आज क्लास नंबर 7 होने वाली, जहां पर हम आपको सभी कवियों लेखकों के जीवन परिचय और उनकी रचनाएं यूट्यूब पर सबसे शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और इसी में आज हमारी जो क्लास आधारित होने वाली है ये नागार्जुन पर आधारित है। जी हाँ, तो नागार्जुन के जीवन परिचय और उनकी रचनाएं हम ट्रिक्स देखेंगे, क्योंकि अस्पताल सहायक भर्ती में हिंदी में आपने देखा होगा ये आपका शामिल रहने वाला है। इनके जीवन परिचय, रचनाएं या इनकी जो यहां पर रचना है उससे संबंधित सब कुछ जानकर आपको मालूम होना चाहिए। तो आज अंत तक हमारी इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और इसी के अलावा बात करें अस्पताल सहायक के आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई 2026 से पहले 21 मई थी, जिससे बढ़ाकर 23 मई 2026 किया गया। और इसी के अलावा बात करेंगे इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने हमारी एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री, आप इसे जरूर दीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे नंबर 1 ये टेस्ट सीरीज है जिसका कंटेंट लेवल सबसे शानदार है। बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज होने वाली है, सभी प्रश्नों का विस्तृत सॉल्यूशन भी हमने यहां पर मैं दोस्तों देकर रखा है। इसी के अलावा हिंदी की पहली मास्टर टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जिसकी वैधता 1 साल है। इसमें 5000 से अधिक सवाल है, टॉपिक वाइज हमने मेंशन किए, जिसमें हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य को भी बेहतरीन ढंग से और व्यापम की नई एग्जाम एजेंसी पर आधारित हमने दिया है। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री, आप इसे जरूर दीजिएगा। इसी के अलावा सीपीसीडी का कोर्स हो, चाहे सीपीसीडी टेस्ट सीरीज या ग्रुप 4 का कोर्स हो, चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए यहां पर क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज पढ़ने वाले में दोस्तों नागार्जुन का जीवन परिचय। क्या क्या यहां से सवाल बन सकते हैं, या फिर वनडे एग्जाम के लिए कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो सीधे अस्पताल सहायक भर्ती या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 हो, पटवारी हो या ग्रुप 4, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये जो क्लास है कारगर सिद्ध होगी। अस्पताल सहायक की हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जितने भी क्लासेस अभी तक हुई है आप उसे यहां पर देख सकते हैं। चलिए तो बात करेंगे, देखिए नागार्जुन के जीवन परिचय को लेकर। तो यहां पर लिखा है, देखिएगा, ये हिंदी और मैथिली भाषा के अमर जन कवि हैं, क्योंकि मैथिली भी रचना, मैथिली भाषा पर भी इन्होंने रचनाएं लिखी, मैथिली भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं और हिंदी भाषा में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इसके जन कवि हैं। देख सकते हैं हिंदी और मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, उपन्यासकार हैं और ये यहां पर जन कवि हैं। मतलब विशेष रूप से हिंदी और मैथिली भाषाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं और उपन्यास, नोवेल भी लिखे हैं। इसके अलावा वे यात्री उपनाम से भी लेखन करते थे। अब ये यात्री नाम कहां से आया, इसका जिक्र भी हम आगे करेंगे। अगला क्या लिखा है, देखिए, उनकी कविताओं में किसान, मजदूर, गरीब और आम जनता के जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। मतलब विशेष रूप से इनकी जो भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, काव्य संग्रह हैं या उपन्यास हैं, आम जनता, समाज के मजदूर हो, किसान हो या आम जनता के दुख के परेशानियों का चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में बेहतरीन ढंग से किया है। देखिए ये नागार्जुन क्या लिखते हैं कि मैं जन पक्षधर हूं, मैं जनता की बात करता हूं, क्योंकि मैं जनता का कवि हूं। क्या मैं जनता का कवि हूं? यहां पर इसलिए कहते भी हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है मैं क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है मैं क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं क्यों हकलाऊं, मैं क्यों हकलाऊं। ठीक है, तो ये इनके बारे में है। अब बात करेंगे आगे, देखिएगा, और यहां पर क्या लिखते हैं, देखिएगा, अकाल और उसके बाद भी जीवन रहा, जैसे तिनका सा फेंका हुआ, और जवानी उम्र भी क्या चीज है, आदमी जरा सा हवा का रुख नहीं बदला, हवा का रुख बदला नहीं कि उड़ गया। ये नागार्जुन की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये आगे क्या लिखा है कि नागार्जुन के जीवन परिचय में, देखिए, जन कवि हैं और ये यात्री के नाम से भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा कवि या लेखक यात्री के नाम से भी यहां पर प्रसिद्ध है। तो यहां याद रखिएगा इन्हें कहा जाता है यात्री। ठीक है, और यात्री को कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से बताएंगे। तो देखिए, यात्री जब आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में क्या मिल गया, बोले नाग मिल गया। यात्री को यात्रा के दौरान रास्ते में क्या मिल गया, नाग मिल गया। तो हिसाब याद रख सकते हैं, यहां पर नागार्जुन का नाम ही यात्री है।
अब देखिएगा हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध प्रखर साहित्यकार हैं, देख सकते हैं। आम जनता, किसान, मजदूर हो या फिर गरीब हो, इसका इन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। इनके प्रति इन्होंने आवाज उठाई है। जात पांच, ऊंच नीच, अंधविश्वास, जितना भी यहां पर समाज में फैली हुई बुराइयों को अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने बताया है और अपने विचारों से समाज को सुधारने और उसके उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है, सब कुछ इनकी रचनाओं में यहां पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये कवि हैं, उपन्यासकार हैं और जन कवि हैं। जन कवि का मतलब है जनता का कवि। इनकी रचनाओं, इनकी जो रचनाएं हैं वो किताबों में नहीं, वो जनता में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे क्या लिखा, इनका जो मूल नाम है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका मूल नाम क्या है। इनका देखिए मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, यात्री इनका उपनाम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक नाम आपसे पूछे तो वैद्यनाथ मिश्र, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करें यहां पर आगे, तो देखिए क्या लिखा है कि किसान, मजदूर और आम जनता का सजीव स्वर है और हिंदी व मैथिली साहित्य में इनका अमूल्य योगदान है। ये सब कुछ यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहां पर एक नजर में, यहां पर इनका पूरा संक्षिप्त परिचय हम देख रहे हैं वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का। देखिए मूल नाम यदि एग्जाम में पूछे तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र। क्या आएगा, वैद्यनाथ मिश्र इनका यहां पर उपनाम है, मूल नाम है। और उपनाम यदि आपसे पूछे तो उपनाम याद रखिएगा। ये जो देखिए नागार्जुन इनका जो नाम है वो कैसे पड़ा वो भी आपको बताऊंगा, बट ये जो नागार्जुन नाम ये हिंदी का है। ये क्या है, हिंदी का यहां पर प्रसिद्ध इनका उपनाम है। और ये जो यात्री नाम है मेरे दोस्तों, ये मैथिली में, इसके अलावा बाबा भी इन्हें कहा जाता है, बाबा वैद्यनाथ मिश्र। तो मैथिली भाषा में इनका जो नाम वो क्या है, यात्री है, और हिंदी में इनका नाम क्या है, नागार्जुन। ये महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जन्म की बात करें, देखिए किस राज्य में यहां पर इनका जन्म हुआ, तो देख सकते हैं 30 जून 1911 सतलखा, मधुबनी, बिहार, ननिहाल है इनका। ठीक है, यहां पर बिहार में इनका जन्म हुआ है। और पैतृक गांव यहां पर यदि बात करें जहां पर इनका देखिए जन्म हुआ, ये देखिए इनका ननिहाल था, तरोनी, दरभंगा, बिहार। और निधन की बात करें तो 5 नवंबर 1998 को इनका मेरे दोस्तों यहां पर निधन हुआ था, नागार्जुन का, वैद्यनाथ मिश्र जी का। और लिखा है कि जन कवि, यायावार और जन जन की यहां पर आवाज। नेक्स्ट, अब बात करें देखिएगा जन्म और प्रारंभिक शिक्षा। जैसे आप जानते हैं कि जब भी मैं किसी भी कवि का जीवन परिचय पढ़ा रहा होता हूं तो काफी डीप में बात हमारी क्लास में होती है, बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स या पीपीटी के माध्यम से हम आपको सारी चीजें बताते हैं। तो अगला यहां पर पढ़ने वाले हैं इनके जन्म और प्राथमिक शिक्षा के बारे में। तो यहां पर शुरुआत लिख रही है, देखिए 1911 में, जैसे हमने कहा था जन्म 1930 है यहां पर। तो यहां पर देखिएगा, देख सकते हैं लिखा है कि बिहार के मधुबनी, बिहार में देखिए मधुबनी चित्रकला भी किस राज्य में प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग कहां पर प्रसिद्ध है, तो आप सब जानते हैं बिहार आता जीके के तौर पर, इसे याद रखिएगा। तो बिहार, जी हाँ, जो दिल से जाए हार वो कहां जाएगा, बिहार, कहां पाया जाएगा, बिहार में। ठीक है, तो बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में जन्म हुआ है। बचपन में ही देखिएगा माता का देहांत हो जाने के कारण प्रारंभिक जीवन इनका अभावों में बीता है। बट आपको ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में, ना किसी के दबाव में जीना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव में जीना है, अपने स्वभाव में जीना है। ठीक है, तो अभाव में बीता है। उनकी शुरुआती शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई और बाद में उन्होंने देखिए वाराणसी और कोलकाता में यहां पर अध्ययन किया है। तो देख सकते हैं यहां पर स्पष्ट स्क्रीन पर। यहां पर चलिए नेक्स्ट यहां पर अब बात करेंगे आगे इनके बारे में। क्या लिखा है, 1936 की वो यात्रा। देखिए ये जो श्रीलंका की इन्होंने जो यात्रा की है, और नागार्जुन नाम इन्हें यहां से मिला है। कैसे मिला देखिएगा, देखिए बौद्ध दर्शन में गहरी रुचि के कारण वे कहां पर गए, श्रीलंका गए, और वहां देख सकते हैं विद्यालंकार परिवेण में अध्ययन किया। यही उन्होंने देखिएगा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपना नाम वैद्यनाथ मिश्र से बदलकर नागार्जुन रख लिया। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि किस धर्म से प्रभावित होकर या किस धर्म की यहां पर दीक्षा लेकर उनका नाम यहां पर उन्होंने नागार्जुन किया है। तो याद रखिएगा पहले इनका जो वास्तविक नाम था ये वैद्यनाथ मिश्र था। यहां पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद ही इनका नाम इन्होंने क्या रखा था, नागार्जुन रखा था। ठीक है,
तो ये इनकी श्रीलंका की यात्रा है। और एक यात्रा जिसने बदल दिया था उनका जीवन, आगे यहां पर देखेंगे। अब देखिएगा 1938, जब हमने कहा कि पहले श्रीलंका गए और उसके बाद 1938 में स्वदेश मतलब भारत में इनकी वापसी होती है और फिर इनके द्वारा किया जाता है जन आंदोलन। और वो आंदोलन जिसने पूरे देश को जगा दिया, क्योंकि इस आंदोलन का जो मुख्य यहां पर आधार था, स्वदेशी अपनाओ, किसानों के हक की आवाज और मजदूर एकता जिंदाबाद। जैसे हमने कहा था कि मुख्य रूप से इनकी जो रचनाएं हैं, इन्हें जनता का कवि कहा जाता है। जनता की जो परेशानियां हैं, जनता का यहां पर जो जनता की जो आवाज है, वो उसे ऊंचा, ये बुलंदियों तक तो पहुंचाने का काम, समाज में फैली रूढ़िवादी, ऊंच नीच, गरीबी, जनता की जो भी यहां पर दिक्कतें परेशानी है, ये सब कुछ इनकी रचनाओं में कूट कूट कर भरा है। ठीक है, तो एक चिंगारी जिसने बदल दिया इतिहास। जी हां, एक यहां पर एक चिंगारी जिसने बदल दिया है इतिहास, स्वदेशी की स्वदेश वापसी यात्री कहलाए। जब ये देखिएगा, वैसे तो हमने कहा कि ये मैथिली भाषा में लिखने के कारण यात्री कहलाए हैं, क्योंकि हिंदी भाषा से मैथिली भाषा में इनकी यात्रा हुई है। या फिर इससे भी जोड़ा जाता है कि श्रीलंका की यात्रा इन्होंने की है, वहां से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर नागार्जुन अपना नाम रखा है, तो इस कारण इनका नाम यहाँ पर यात्री भी यहाँ पर माना जाता है। इसका ये कारण किसान मजदूरों का आंदोलन, उसके बाद देखिएगा इन्हें जेल भी यहां पर जाना पड़ा। आगे बात करेंगे अब नागार्जुन के प्रमुख उपनाम और उपाधियां। ये आपसे देखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यात्री की इस शब्द की हम बार बार चर्चा करें क्योंकि महत्वपूर्ण है। मैथिली भाषा में लेखन करते समय, क्या किस भाषा में? मैथिली भाषा में लेखन करते समय इनका उपनाम क्या पड़ा है? यात्री पड़ा है, ये आपसे पूछ लिया जाए। फिर बात करें नागार्जुन, ये हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर में इनका जो प्रसिद्ध नाम वो क्या है? वो यात्री, वो यहाँ पर नागार्जुन है। इसके अलावा उपाधि इन्हें क्या मिली है? जन कवि की उपाधि मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि उन्होंने आम जनता, किसान और मजदूरों की समस्याओं को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया, इसलिए इन्हें जनता का कवि कहा जाता है कि कलम जनता की आवाज बने, यही था नागार्जुन का उद्देश्य। नेक्स्ट यहां पर इसी के अलावा आधुनिक हिंदी का कबीर, ये देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधे एग्जाम में छपेगा, कई बार आपसे पूछा जा चुका है यह प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस कवि को आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है, या फिर यह सभी पूछा जाता है कि नागार्जुन किस नाम से भी यहां पर जाने जाते हैं, आधुनिक हिंदी के कबीर या फिर तुलसीदास, ये अलग अलग ऑप्शन में मिलते हैं। अब बात करें सर इन्हें आधुनिक हिंदी का कबीर क्यों कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक हिंदी, क्योंकि हमने कहा है हिंदी साहित्य को अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आदिकाल है, फिर भक्ति काल है, फिर रीति काल, बाद में आधुनिक काल। तो जिस प्रकार भक्ति काल में कबीर की रचनाओं में जो तीखा एक व्यंग मिलता है, समाज की अच्छाई बुराई उपदेश देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ नागार्जुन की रचनाओं में भी पाया जाता है। इस कारण इन्हें आधुनिक हिंदी का कबीर भी कहा जाता है। लिखा यहां पर कि जिनकी वाणी में, जी इसलिए बोला भी जाता है, अमरी अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। और यहां पर ये लिखा है जिनकी वाणी में सत्य है, करुणा है और समाज के लिए बदलने की प्रेरणा है। सटीक यहां पर शब्द है, समाज के लिए सोच, जन जन की आवाज है, बदलाव की प्रेरणा है। इस कारण इन्हें आधुनिक हिंदी का भी यहां पर कबीर कहा जाता है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले। सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार यहां पर अब आपको याद रखना है, साहित्य एकेडमी अवार्ड। साहित्य एकेडमी अवार्ड इन्हें मिला है 1968 में। इनकी जो प्रसिद्ध मैथिली कविता का एक संग्रह है पत्रहीन नगर गाछ, ठीक, नग्न है, ये नगर नहीं होगा, नग्न होगा, ठीक है, नग्न, पत्रहीन नग्न गाछ। अब देखिए गाछ एक मैथिली का एक स्थानीय भाषा शब्द है, इसका मतलब होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। तो पेड़ कैसा है? बोले नग्न है। क्यों? क्योंकि वो पत्रहीन है। वो पत्रहीन है मतलब उसमें कोई भी पत्ते नहीं है। और कल्पना करो यदि आपके शरीर पर कोई वस्त्र ना हो तो नग्न अवस्था में रहोगे। यदि उसी प्रकार एक पेड़, यदि उसमें टहनी डालियां या फिर पत्तियां ना हो तो वो नग्न होगा। तो इनकी जो रचनाएं, मैथिली का जो एक कविता संग्रह है पत्रहीन नग्न गाछ, के लिए इन्हें देख सकते हैं प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी यहां पर सम्मानित किया गया है।
तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्ष मिला है, या फिर नागार्जुन को अपनी किस कृति या रचना के कारण यह अवार्ड मिला है। तो पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इन्हें मिला है। आप देखिएगा साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो हमने कहा है कि चूंकि जनता के कवि हैं, इसे जन कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनीति, किसान का जीवन और जन संघर्ष यहां पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि यहां पर एक किसान देखिएगा बैलों से यहां पर हल चला रहा है, और नागार्जुन, मैं जनता का कवि हूं, मेरी कविता जनता के लिए है, ठीक है, और जनता के कवि हैं तो इसलिए जनता हमारी इस क्लास के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखिएगा, इनकी जो भाषा है सरल है, व्यंग्यपूर्ण है, जैसे मैं भी काफी सरल हूं, मुझे समझना इजी से भी आसान है, ठीक है, और यहां पर लोक भाषा से युक्त है। वे प्रगतिशील विचारधारा के कवि माने जाते हैं। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो मेरी जान। क्या आपसे पूछा जाएगा कि नागार्जुन यहां पर किस प्रकार के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रगतिशील विचारधारा। तो मैं आपको बताऊं, देखिए प्रगतिशील विचारधारा किसे कहा जाएगा। देखिए प्रगतिशील का नाम से स्पष्ट है, प्रगति जो समाज को सुधारने और समाज के हित में बात करे, मतलब जो साहित्य सामाजिक बुराइयों, इसी के अलावा मजदूर, किसान, गरीब, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, ये सभी प्रकार की चीजों को लेकर जागरूक करने का काम करेगा समाज को, ऐसा यहां पर विचारधारा प्रगतिवादी विचारधारा कहलाती है। और ये जो प्रगतिशील विचारधारा है, ये प्रगतिशील लेखक संघ के अंतर्गत आती है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1936। प्रगतिशील विचारधारा की शुरुआत कब हुई थी? 1936। और ऐसे कई सारे कवि हैं जो इस विचारधारा के अंतर्गत आते हैं, जैसे त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल है, या मुंशी प्रेमचंद्र है, या फिर रामधारी सिद्धदिनकर है, और खुद यहां पर स्वयं नागार्जुन भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या है, यह नागार्जुन की सबसे प्रसिद्ध कविता देखिए अकाल और उसके बाद की पंक्तियां हैं। देखिए ये जो पंक्तियां मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर आप किसी को साहित्य में करुणा और यथार्थवाद का सबसे सटीक उदाहरण देना चाहते हैं तो देखिए ये जो पंक्तियां व्यापम के ग्रुप 4 के एग्जाम में भी आई थी, ठीक है। व्यापम का जो ग्रुप 4 का ही पेपर हुआ था 2025 में, कब हुआ था? 7-8-9 मई को। 7-8-9 मई को पिछले साल जो व्यापम का ग्रुप 4 का पेपर हुआ था, इसमें क्या पूछा गया था? पेपर हमारे एप्लीकेशन में डाले, ये दो पंक्तियां देके रखी थी कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। और पूछा गया था कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, और दो ऑप्शन कुछ और दिए थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आगे क्या लिखा? कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, भूख की है तस्वीर शब्दों में अमर हो गई। मतलब इन्होंने अकाल पड़ने के बाद क्या यहां पर व्यथा हुई है, क्या लिख रहे हैं इनकी जो रचना है अकाल और उसके बाद की पंक्तियां, ये क्या लिखा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया। अब जो अकाल ही पड़ गया है, अनाज ही नहीं तो चूल्हे पे बनाया गया, इसलिए चूल्हा रो रहा है, और चक्की में अनाज है ही नहीं तो किस चीज को हम पीसेंगे, इसलिए बोले चक्की भी उदास हो रही है। आगे क्या लिख रहे हैं? कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब कुतिया को भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुतिया भी उनके पास सो रही है, ठीक है, उस उम्मीद में कि कभी कुछ खाने को मिले। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और इसी के अलावा छिपकलियों की भी गश्त इधर उधर यहां पर लग रही, वो भी यहां पर दीवारों पर घूम रही हैं। और आगे क्या लिखा? कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और अनाज न होने के कारण चूहों को भी कई दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी यहां पर शिकस्त हो रही, हार हो रही है। तो कुल मिलाकर अकाल पड़ने के बाद एक सामाजिक जीवन में किन किन परिस्थितियों से लोग गुजरते हैं, क्या क्या यहां पर तकलीफें होती, किन किन चीजों का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो चूल्हा को, निर्जीव को बताया गया हो, चाहे यदि हम बात करें छिपकली की, या फिर हम बात करें यहां पर कुत्ते की, या फिर चूहे की, एक आम इंसान की, तो ये इनकी रचनाओं में इन्होंने यहां पर लिखा है। चलिए अब नागार्जुन के भैया जितने भी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं उनकी ट्रिक आपको बता रहे शानदार तरीके से। देखिए क्या ट्रिक है कि बाबा रतिनाथ के बेटे बलचनमा है। बाबा रतिनाथ के बेटे कौन है? बलचनाथ। अब बाबा क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने आपसे कहा था कि भैया इन्हें बाबा भी कह देते हैं, ठीक है, विद्यानाथ मिश्र है यहाँ पर वास्तविक नाम है, नागार्जुन यहाँ पर बाबा भी कह देते हैं।
तो यहां पर देख सकते हैं बाबा से क्या बनेगा, यहां पर बटेश्वर नाथ, और बेटे से बनेगा यहां पर रतिनाथ के बेटे से वरुण। रतिनाथ से यहां पर देखिए चाची है, और बलचनामा से यहां पर बलचनामा है। इसको और बेहतरीन तरीके से देखिए, यहां पर मैं आपको आगे और बता देता हूं इस ट्रिक को एक्सप्लेन करके। ठीक है, ये देखिएगा पूरी यहां पर कहानी कि बाबा रतिनाथ के बेटे बलचनमा है। ठीक है, बलचनमा है। इससे 4 आसान स्टेप्स है, ये देखिए उपन्यास को याद करने की ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे। तो बाबा से देखिए बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में उपन्यास आया था। रतिनाथ से याद रखेंगे रतिनाथ की चाची, देखिए चाची भी बनी है। ठीक है, रतिनाथ की चाची। बेटे से बनेगा वरुण के बेटे, ये उपन्यास 1957 में आया। बलचनामा से याद रखेंगे बलचनामा 1952। ये 4 इनके सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है जो हमने आपको इस ट्रिक के माध्यम से बता दिए। ठीक है, अगला अब बात करेंगे यहां पर इनके बाद जो कविता संग्रह, इनके कविता संग्रह या काव्य संग्रह कौन कौन से। तो इसके देखिए ट्रिक क्या है कि युग की सतरंगी और प्यासी मछलियों ने कहा, क्या युग की सतरंगी और प्यासी मछलियों ने कहा कि खिचड़ी 1000 लोगों ने खाई। क्या खिचड़ी 1000 लोगों ने खाई। अब यहां से कौन कौन से काव्य संग्रह बनेंगे। तो युग से याद रखेंगे युग धारा, ये युग धारा नहीं है, युग धारा है। ठीक है, अच्छा युग धारा किसकी रचना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। युग धारा है, कंफ्यूज मत होइएगा। सतरंगी से याद रखेंगे सतरंगी पंखों वाली, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आया है। प्यासी से प्यासी पथराई आंखें, यह भी महत्वपूर्ण, कई बार आया है। मछलियों से तालाब की मछलियां, कहा से तुमने कहा था। ठीक है, तुमने कहा था जो हमने सहा था। ठीक है, तो खिचड़ी से खिचड़ी विकल्प देखा हमने, और 1000 से 1000 बाहों वाले, और बाइक का तय जहर नाम है 1000 बाहों वाली। तो सभी के यहाँ पर ईयर भी मेंशन रखे गए, और जैसे यहाँ पर रचना का नाम है उससे संबंधित देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स में पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही, यही हमारी क्लास की खासियत है। और बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर बस लाइन आपको एक याद रखना है कि युग की सतरंगी और प्यासी मछलियों ने, ठीक छलिया लिखा, मछलियों ने कहा कि खिचड़ी 1000 लोगों ने खाई है। और यहां पर युग से युग धरा, सतरंगी से सतरंगी पंखों वाली, प्यासी से प्यासी पथराई आंखें, छलिया कहा खिचड़ी 1000 सर। अब बात करें सर ईयर याद रखना है क्या, तो जी नहीं, ईयर एग्जाम में मोस्टली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि 10th लेवल का आपका पेपर है। ये पूछा जाता है वर्ग 1 या 2 के एग्जाम में, वहां पर हाई लेवल का जो हिंदी साहित्य आता है आपको एक समान यहाँ पर जीवन परिचय है। हाँ, बट कवियों के जन्म और निधन आप याद रख सकते हैं यहाँ पर। उसमें से विशेष रूप से जो भक्तिकालीन कवि हैं, रैदास वगैरह है, या फिर असखान है, या फिर हमारे जो सिलेबस में तुलसीदास है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब कुछ हमने आज आपको इस क्लास में बताया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो इससे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ क्वेरी से डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज अब हमारा जो हिंदी काव्यखंड के अंदर टोटल जितने भी कवि थे, इन सभी का हमने कवि परिचय देख ले, जो हमारे सिलेबस में यहाँ पर चैप्टर ही था। जिससे आपने देखा था तुलसीदास है, सूरदास है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, कवि देव है, और आज 7वें नंबर पे जो 7वें कवि हमने देखे नागार्जुन। तो आज नागार्जुन आज हमारे सिलेबस के मुताबिक कवि परिचय हमने और रचना इनकी देख ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सर।